के पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने जो बिल में संशोधन लाए हैं, कड़े प्रावधान किए हैं, वो युवाओं के आक्रोश को कम करने में कितना कामयाब होगा, ये भरोसा दिलाने में कितना कामयाब होगा कि आगे चलकर पेपर लीक नहीं होगा। ब्रेक पे जाने से पहले हर्षवर्धन जी ने बड़ा ही एक व्यवहारिक सा मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उस पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, दरअसल संख्या काफ़ी ज़्यादा होते हैं, निपटारा भी काफ़ी बड़ी संख्या में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या भी अब तक की सर्वाधिक हो चुकी है। लेकिन एक सवाल सज्जन कुमार सिंह साहब, अगर हम नीट के परीक्षार्थी हैं, हम तो सिर्फ यही चाहेंगे ना, अगर किसी ने नीट का पेपर लीक किया है तो सरकार जो दावा कर रही है कि तीन महीने के भीतर उसकी जांच हो जाए, 6 महीने के भीतर फैसला आ जाए, वो हो जाना चाहिए, मामला चाहे जितने भी आए, तभी तो भरोसा जनरेट। देखिए बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, और इसमें मैं आशुतोष सर की जो बात है उससे आंशिक तौर पे सहमत हूँ। कारण ये है कि देखिए, कल ही नीट पेपर लीक से जुड़े हुए मामले की सुनवाई थी। दिल्ली में 2 जो अभियुक्त हैं उसमें सीबीआई के काउंसिल पहुंचे ही नहीं, और सुनवाई जो उसकी है 3 अगस्त के लिए चली गई। ये स्पेशल डेजिग्नेटेड जो फास्ट ट्रैक कोर्ट था उसके अंदर ये पहली सुनवाई थी नीट से मामले। तो ये चिंता सही में वाजिब है। इसमें देखिए, मंशा तो हर बिल की अच्छी होती है। सरकार कौन सा बिल है जिसके पीछे इंटेंशन जो है वो खराब होता है? तो इंटेंशन पे अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो गलत है। सरकार की नीयत सही है, मंशा सही है, और परिस्थिति जन्य है, आंदोलन के बाद हुआ है, ये भी बात सही है। लेकिन इसमें जो लोग आए हैं उनकी विश्वसनीयता है। लेकिन बात यह आएगी कि अभी तो संसद इस कानून को बना रहा है, प्रधानमंत्री का सीधा निगरानी है। लेकिन वो कहते हैं ना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत की सिवा। तो जब ये बात मामला पीछे जाएगा, जब और भी मुद्दे आएंगे, जब इस तरह की बातें आएंगी, तो जो प्रोसीजरल डिले होता है वो तो आपके लोअर रंग पे होता है। अब सीबीआई का काउंसिल क्यों नहीं पहुंचा? क्यों जो सुनवाई कल होना था 27 तारीख को, वो 3 अगस्त के लिए टल गया? तो आप देख रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन गैप तब हो रहा है जब सीबीआई से लेकर सब लोगों को संज्ञान में है कि प्रधानमंत्री खुद इसमें बहुत ज्यादा सीरियस है, तब ये चीजें हो रही हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात एक और, ये स्पष्ट तौर पे, और मुझे लगता है सब लोग इससे सहमत होंगे कि देखिए, इस जनरेशन को खासकर, ऐसा नहीं है कि पहले परीक्षाओं में कमियां नहीं थी, नहीं होता था, नकल नहीं होते थे। मैं तो बिहार से आता हूं, मुझे पता है कि नकल का क्या होता है। नकल तो एक तंत्र होता था, लेकिन फिर भी होम सेंटर बना दिए जाते थे। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में जितना एक्सपेरिमेंट, प्रयोग जो है, जिस भी मंशा से सरकार ने किया, इस जनरेशन को झेलना पड़ा, उतना किसी जनरेशन को नहीं झेलना पड़ा है। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इस जनरेशन के ऊपर हुए हैं, और वो एक्सपेरिमेंट इतना फास्ट किया गया है। उसके पीछे टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन की बात हो, जो सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग और उससे उपजे हुए जो कॉम्प्लेक्सिटी और जो बच्चों की सफरिंग हुई वो हो, चाहे आपने एनटीए को एडहॉक में से, आपने कानून बनाया, नई संस्था बनाई, आपने एडहॉक लोगों को क्यों रखा? 47 लोग को एक साथ सामूहिक तौर पे आपने बर्खास्त किया, मतलब कि बहुत बड़ी खामी थी उसमें। जब आप कोई बदलाव ला रहे हैं तो इंप्लीमेंटेशन आप बोनाफाइड एक्सपर्ट लोगों से क्यों नहीं करवा रहे? क्यों आप एडहॉक बेसिस में उन लोगों से? टेम्पोररी लोग परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं आपको, उनकी निष्ठा नहीं होती है, वो हमेशा अपने तरीके से आंशिक लाभ ढूंढेंगे। तो इंप्लीमेंटेशन की चिंता है। और इस जनरेशन को देखिए, परीक्षा और शिक्षा प्रणाली में चाहे लैंग्वेज पॉलिसी हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम लाए मेडिकल के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, उसकी जो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जिम्मेदार जो लोग थे, वहां पे बहुत ज्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए थी। और उसके बाद जो मामले आ रहे हैं, आप देखिए, कल जो मामला आया स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट कोर्ट में, सीबीआई का काउंसिल नहीं पहुंचता है, और मामला कल के 3 अगस्त के लिए सुनवाई की जाता है। इस पे आज जवाब दीजिएगा कि ये जो प्रधानमंत्री जिस तरीके से गंभीरता दिखा रहे हैं, वो गंभीरता जमीन पर क्यों नहीं दिखती है? लेकिन संजीव सिंह साहब को जोड़ना चाहते हैं, पहले उनसे सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं, तसल्ली से जवाब दीजिएगा आप, संजीव सिंह साहब। नहीं, लक्ष्मण जी, सवाल बिल्कुल सही। अभी सज्जन जी जो पूछ रहे थे कि हमने शुरू में आपसे कहा कि इतने गंभीर विषय पे राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पारित होता है, लेकिन पता चलता है इसकी चर्चा तक नहीं होती। आज जो सीबीआई की बात हो रही, सीबीआई किसके अधीन आती है? गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के अधीन आती है। क्या अमित शाह जी सदन में होती इसका जवाब देते? कितने महत्वपूर्ण समय में सीबीआई आपकी क्यों नहीं कोर्ट को अटेंड करती है?
पैलेट गन का मामला था, AK-47 का मामला था। इस सरकार ने तो उन छात्रों को ये भी कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए उनको रिहाई की जाएगी। लगभग 700 छात्र गिरफ्तार किए गए और उसमें से आपको भी बता दूं कि 350 के आसपास जिनको पता चला कि उनका अदालत की कार्रवाई से उनको पेश करना जारी, जो पुलिस बिहार की। तो आज ये सवाल जब सदन में महत्वपूर्ण और जिम्मेदार लोग बैठे होते, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की तरफ से, तो बात होती। अभी बात कर रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की 750 से ज्यादा फास्ट ट्रैक है और 2.5 लाख केसेस पड़े हुए हैं। सिस्टम तो ये भी चल रहा है आपका। और अभी जो ये रिजल्ट आया है, जो अभी रीनीट का एग्जाम हुआ 2026 का, 20,000 से ज्यादा छात्र आज भी हैं लक्ष्मण जी कि जिनके OMR सीट में नंबर कुछ है। वो पता चल रहा है कि वो लड़का गेंदा तमाम ऐसे जंतर मंतर पे भावक टहल रहे थे कि उसके 590 नंबर थे और पता चला कि जो NTA शो करता है उसमें 169 नंबर आ जा रहा है। तो ये जो नकारा टेस्टिंग एजेंसी है, ऐसी एजेंसियों का क्या जरूरत है जो लगातार फेल है? सवाल इस पे रोहन है। गुप्ता और जी, इसका जवाब जब तक रोहन गृह गुप्ता मंत्री, जी, प्रधानमंत्री एक नहीं मिनट में बैठेंगे तब तक नहीं मिल सकता। रोहन गुप्ता जी, एक मिनट में जवाब दीजिएगा कि जो गंभीरता प्रधानमंत्री ने दिखाई, एक एग्जाम्पल के तौर पर जो सब पेश कर रहे हैं, CBI उस तरह से एक्शन लेता, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन कुछ ऐसा होता जो एक लोगों के लिए बेंचमार्क बनता कि देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात प्रधानमंत्री ने की और देखिए आज पहले दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने क्या सही कदम उठाया है। वो मिसिंग, देखिए लक्ष्मण जी, यानी ग्राउंड पे चीजें मिसिंग है। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। एक एग्जांपल को लेके पूरा जनरलाइज करना मुझे नहीं लगता ये ठीक है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा। नॉर्मल नहीं, एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सेट भी तो किया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए ये सिर्फ वो सांकेतिक नहीं है, मैं आपको एक्चुअल आंकड़ा दे रहा हूँ। नॉर्मल कोर्ट का जो डिस्पोजल रेशियो है हर एक महीने में, पहले महीने में 3.26% है लक्ष्मण जी, और फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो डिस्पोजल रेशियो है 9.51% है। तो क्या इंप्रूवमेंट नहीं है लक्ष्मण जी? यही तो सिस्टम इंप्रूवमेंट है। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो स्कीम है 60-40, मतलब 60 सेंट्रल का है, 40% बजट स्टेट का है, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। पर जो सरकार इंप्रूवमेंट कर रही है, जहां पे 3% का रेट था पहले महीने में निपटारे का, वो 9.51% हो गया। जो फास्ट ट्रैक के केसेस है वो बढ़ के डबल हो गए, 1,43,000 हो गए, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। उसमें भी आपको शंका है? मैं आपको यही तो बोल रहा हूं कि ये सरकार जो 65 साल के खड्डे हैं उसको भर रही है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो सारा ही अभी हो जाए फिर भी हम करेंगे, हमको हमारी जिम्मेदारी से तो नहीं भागेंगे। मैं वापस उस पे आ रहा हूं, जो 27 इंप्लीमेंटेशन नहीं हुए हैं वो सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज हैं विच विल बी इंप्लीमेंटेड शॉर्टली। क्या मुझे बताएंगे 101 में से 27 इंप्लीमेंट हुए? कौन सी सरकार ने इतने रिकमेंडेशन इतने जल्दी किए हो? क्या नए रिकमेंडेशन नहीं आ सकते? क्या लॉ को स्ट्रांग नहीं कर सकते? दूसरा 30 सेकंड में बताइए कि इतना कुछ सुनने के बाद आपको भरोसा जतेगा? आखिरी चीज लक्ष्मण जी, आखिरी चीज, अगर जो नया, एक मिनट लासू तो 10 सेकंड लूंगा फिर आप चालू कीजिए। और एक चीज, अगर प्रावधान आप नए बिल में देखेंगे, 3 महीने में निपटारे का उसमें कमिटमेंट है, 90 डेज इवन विद इन फास्ट ट्रैक। ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक के लिए दिस इज जनरल फास्ट ट्रैक, 90 डेज में केस का निपटारा होगा। ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट है, कभी तो उसको असेस करते। आशुतोष जी, भरोसा कायम होगा देखिए कानून से? संक्षिप्त में बोले फिर हर्षवर्धन जी के पास जाना। मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। देखिए ये भी तो इंप्रूवमेंट है ना कि मनमोहन सिंह के 10 साल में 24 पेपर लीक और नरेंद्र मोदी जी के काल में 89 पेपर लीक्स। देखिए ये तुलना नहीं करनी चाहिए। अभी आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। रोहन जी, अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ अभी आपको मैं आपको गिना सकता हूँ, मैं सारे केसेस गिना सकता हूँ। छोड़िए उस डिबेट में मुझे, मैं चलिए मैं आइए फिर आप अपने लिस्ट को हमारे सोशल मीडिया में लिस्ट कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चलेगा। हाँ, समय बिल्कुल शो का समाप्त हो चुका है, इसलिए आप दोनों लोगों को रोकना पड़ेगा। मुझे माफी चाहता हूँ। हर्षवर्धन जी, संक्षिप्त में कि सरकार को अब यहां से क्या करना चाहिए ताकि बिल में सख्ती वाले प्रावधान लागू होंगे, पेपर लीक नहीं होगा, इस बात का भरोसा युवाओं को मिले? देखिए, मुझे लगता है कि इस पर जितनी बात हो गई है उसमें कोई नई बात अब जोड़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक लाइन की बात यह है कि सरकार को छात्रों सहित हर सेक्शन से लगातार बात करनी होगी जिससे तिलचट्टे जैसी अराजकता दोबारा पैदा ना हो। एक लाइन की बात है। हर समुदाय से डायरेक्ट बातचीत करिए, सही कम्युनिकेशन हो ताकि इस तरह का आक्रोश पैदा ना हो। दूसरी भाषा में ये कहें, लेकिन आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सी आवाज। नमस्कार।